ज़िला भक्कर के शायर खालिद सियाल अपनी किताब सदाए थल में लिखते हैं, शबीह मंजिल बना के देखो कि तवील अंधेरे को मात आए, जिगर को बांधो कफन से अपने जो रास्ते में फुरात आए, खबर करो रूठी तितलियों को बहार कुर्बो जवार में है, जुगनुओं को बता के आओ कोई तो रोशन सी रात आए, चराग सारे ही बुझ गए हैं किसी से कोई गिला नहीं है, हवा के रुख को है किसने बदला अब इस मुअम्मे पे बात आए, अभी तो हमने है रास्ता देखा अभी तो हम हैं दौरान मंजिल, यही है कांटे यही है पत्थर जिसे पलटना यहीं से पलटे, है जिसको चलना वो साथ आए। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासी बसात को अब इस तरीके से बिछाया गया है कि जहां पे किसी को माफ़ करने और दरगुजर करने का कोई रिवाज नहीं पनप सकता। गद्दार, मक्कार, अय्यार और दागदार की गर्दान आइंदा कुछ दिनों तक चलती रहेगी। मामलात की तह को समझने, परखने और जानने वाले ये राय रखते हैं कि नौजवानों को एक लीडर की तकलीद का दर्स देने वाले अब रफ्ता रफ्ता उन नौजवानों को वहीं छोड़कर दूसरे लीडरों के काफिलों का हिस्सा बनने को अपनी सियासी और समाजी आफियत समझते हैं। अगर ये तमाम लीडरान सिद्ध के दिल से ये समझते हैं कि उनकी गुज़श्ता पार्टी जिससे वो अभी हाल ही में किनारा कशी का ऐलान कर रहे हैं, उसका मकसद रियासती इदारे के मुखालिफ बयानिए की तरवीज था और है, तो यूं सिर्फ एक दिन के वाकई की मजम्मत करके आप बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। फिर आप उनके आइंदा के इरादे भी अवाम के सामने रखिए ताकि अवाम अंधी तकलीद ना करें, और अगर आपके पास अवाम को बताने के लिए शवाहिद नहीं है तो फिर आपका एहतसाब होना चाहिए कि पाकिस्तान के स्याह तरीन दिन का हिस्सा आप रहे हैं और अब आप करोड़ों वोटर्स को शशोपंज में छोड़कर राहें जुदा कर रहे हैं। उन वोटर्स को बताइए कि उन्होंने जो आप पे एतमाद किया वो क्यों किया, उन्होंने आपके दिए बयानिए पे दूसरों की दुश्मनी मूल ली तो क्यों ली, और अब खतरे के बादल को अपने ऊपर मंडलाते हुए वो देख रहे हैं तो किसकी वजह से देख रहे हैं। कुछ दिन पहले तक ये कहने वाले कि माथे पे गोली मार दे पार्टी नहीं छोड़ूंगा, और आज वो भी अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में -1 फार्मूले की बाज़गश्त माजी में मुतअद्दिद मौक़ों पर सुनाई देती रही, और ना सिर्फ ये सुनने को मिलती रही बल्कि उसका अमली इजहार भी होता रहा। और अब मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में 9 मई के वाक़यात के बाद एक मरतबा फिर यही बाज़गश्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से सुनने को मिल रही है। PTI से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक रहनुमाओं की जानिब से यके बाद दीगरे की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन चहमगोइयों में तेज़ी आ चुकी। 9 मई के वाक़यात जिनके दौरान कोर कमांडर हाउस लाहौर और GHQ समेत मुख्तलिफ अस्करी तनसीबात का जलाओ घेराव हुआ, तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। अदालती अहकामात के बाद मुतअद्दिद को रहा होने का हुक्म मिला, लेकिन फिर से गिरफ्तार होने लगे। डॉक्टर शीरी मज़ारी, मलिका बुखारी, मुसर्रत जमशेद चीमा ने हाल ही में पार्टी के फौरी बाद पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। पहले उन्होंने कहा कि नहीं छोड़ेंगे, गिरफ्तारियां दर गिरफ्तारियां होती रहीं और उसके बाद ऐलानात मंजर आम पे आते रहे। इनके अलावा फवाद चौधरी, मलिक अमीन असलम, आमिर कयानी, फैजुल्ला कमोका, चौधरी हुसैन लाई, चौधरी वजाहत हुसैन जैसे अहम नाम अब तक पार्टी छोड़ने के साथ साथ सियासत से अलग होने का ऐलान भी कर चुके हैं। उसके साथ पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर भी ऐलान कर चुके हैं कि वो पार्टी ओहदों से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, ताहम उन्होंने फिलहाल पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया। बढ़ते दबाव के पेश नज़र दीगर कारकुनान भी, जिनमें इमरान इस्माइल थे, जिनमें दीगर रहनुमा थे और बड़े नाम थे, वो भी अब पार्टी से अलहदा हो रहे हैं। अब पार्टी के वाइस चेयरमैन के बारे में चहमगोइयाँ चल रही हैं। इसी बढ़ते दबाव के पेश नज़र इमरान खान साहब ने बुध के दिन कौम से खिताब में ये तस्लीम किया कि इस वक्त उनसे रब्ता करने वालों की तादाद ना होने के बराबर है, और साथ ही साथ ये इंदिया भी दे दिया कि वो मशरूत अंदाज में पीछे हटने को तैयार है। अगरचे उनके इस बयान के बारे में ज्यादा वजाहत मौजूद नहीं है, लेकिन इससे कबल तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन असम्बली जलील शरकपुरी ये तजवीज़ दे चुके हैं कि इमरान खान पार्टी को चौधरी परवेज इलाही, असद उमर या शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर दे। अब ये अलग मामला कि जलील शरकपुरी की पहले कितनी चलती थी और अब उनकी इस राय के ऊपर कितना गौर किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के सियासी पंडित ये राय रखते हैं कि खान साहब की जानिब से क़यादत किसी और को सौंपने के इम्कानात कम ही दिखाई देते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो थी उसने अपनी क़यादत किसी और को नहीं सौंपी, नाअहली ताउमर नाअहली का बोर्ड आवेजा हुआ तो उसके बाद छोटे भाई को सदारत दे दी गई, लेकिन साथ ही साथ ता हुक्म सानी ता हयात कायद का लकब दे दिया गया।
मौजूदा सूरत हाल में कानूनी मुश्किलात या मुकदमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पार्लिमानी सियासत का दरवाज़ा कहीं बंद न कर दें। ऐसे में ये सवाल अहम है कि माइनस इमरान खान फार्मूले के तहत तहरीक इंसाफ की क़यादत कौन से रहनुमा कर सकते हैं, और क्या ये सूरत हाल इस पार्टी के कारकुन के लिए काबिल कबूल हो भी सकती है या नहीं। तो BBC के ऊपर कॉलम, मुख्तलिफ अखबारात की शेर सुर्खियों का अभी ये -1 फार्मूला जो है ये इस वक्त ज़ेरे बयां है। हर ज़बान के ऊपर ये बातें गर्दिश कर रही हैं और हर ज़बान से ये बातें अदा हो रही हैं, और इसका जवाब तलाश करने से कबल ये ज़रूरी है कि खान साहब की जानिब से कौम से खिताब का वो हिस्सा सियाको सबाक के साथ देखा जाए जिसमें उन्होंने पीछे हटने का इंदिया दिया। जिस तरह खान साहब ने कहा था, अगर मुझे माइनस कर देने से आपको ये लगता है कि सियासत आगे बढ़ सकती है, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, तो मैं पीछे हटने को तैयार हूँ। खान साहब ने कौम से खिताब में कहा था, जो लोग ये फैसला कर रहे हैं कि इमरान खान को बाहर रखो, क्या उनको नहीं नजर आ रहा कि पाकिस्तान डूब रहा है? क्या उनको नहीं ये नजर आ रहा कि उनके पास कोई रोड मैप नहीं है? उन्होंने कहा कि मैं कमेटी बनाने के लिए तैयार हूं, एक मुज़ाकराती कमेटी, किसी से भी वो जो आज भी ताकतवर लोग हैं वो बात कर सकते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत तो नहीं मुज़ाकरात करेगी। वफाकी हुकूमत इस मूड में भी नहीं है। वफाकी हुकूमत तो इस मामले के ऊपर अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करेगी, अपने वोट बैंक को बढ़ाएगी या आपके साथ हाथ मिलाएगी। खालिद साहब ने कहा था वो दो चीज़ें कर लें, क्योंकि और तो मुझे समझ नहीं आ रही। हमने बड़ी कोशिश कर ली बात करने की, जो पहले लोग थे वो अजीब अजीब बातें करते थे कि हम तो अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे। वो इसलिए कि उन्होंने हमारे साथ जो करना था, जब क्रश हो जाएगी PTI तब इलेक्शन करवाएंगे, और उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। खान साहब ने कहा कि मैं ये कमेटी बनाता हूँ, मैं दो चीज़ें कहता हूँ, अगर इस कमेटी को ये बैठ कर कह दें कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा और आपके पास कोई हल है, मैं फिर से कहता हूँ कि इस मुल्क की खातिर मैं छोड़ देता हूँ, मैं पीछे हट जाता हूँ। उनका कहना था, या उस कमेटी को यह कह दें कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। ये तो हमें समझ आ रही है कि उनका ख्याल है कि अक्टूबर तक तहरीक इंसाफ को क्रश कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान को क्या फ़ायदा, हम क्यों अक्टूबर तक इंतज़ार कर रहे हैं। ये खिताब जो था ये खान साहब का उस वक्त था जब इनके बेशतर रहनुमा अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर नहीं गए थे। बड़े नाम कुछ अलग हुए थे, लेकिन उन बड़े नामों में ऐसे भी कदावर शख्सियात के नाम मौजूद नहीं थे जो पार्टी के रूह रवा समझे जाते थे, जिनको सेकंड ईयर लीडरशिप कहा जाता था। अब जब वो अलहदा हो चुके हैं तो सवाल ये है कि जहाँ पे ज़मानती मचल के जमा करवाने के लिए खाकरूब जाता है, तो वहाँ पर ये कमेटी तश्कील देने के लिए किन लोगों के नाम मंजर-ए-आम पे आएंगे। अब वो लोग तो अदालतों में भी इसलिए नहीं जा रहे, जो बचे खुचे लोग हैं, कि अगर अदालतों में जाएंगे तो ज़मानतें तो हमारी पहले से खारिज हो चुकी हैं, हम कहीं गिरफ्तार न कर लिए जाएं। इसलिए कमेटी का हिस्सा बनाएंगे किसको? कारकुनान को उठाएंगे, कमेटी का हिस्सा बनाएंगे। तो अगर उन्हें बनाएंगे और अगर वो नाम जो पहले मंजर-ए-आम पे नहीं थे उन नामों को कमेटी में शामिल करेंगे और उन्हें जाके उधर बैठाएंगे, तो सवाल ये कि क्या वो उनके साथ बारगेन करेंगे या उनके साथ मुज़ाकराती मेज़ के ऊपर बैठेंगे। ये एक अहम सवाल है। खान साहब ने यह दावा भी किया था कि किसी के पार्टी छोड़कर जाने से फ़र्क नहीं पड़ता और इलेक्शन में वही जीतेगा जिसको वो टिकट देंगे। फिर जुमे के दिन खान साहब ने यह भी ऐलान किया कि वो मुल्क से बाहर जाने का इरादा नहीं रखते। खान साहब के दावे अपनी जगह है, लेकिन ऐसे वक्त में जब एक पार्टी के ओहदेदार दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं और दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब लाहौर में मुतहर्रिक हुए हैं, तो ऐसे में पार्टी को किस हद तक नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में बात यह है कि करोड़ों वोटर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किया था। अब उनमें इलेक्टेबल्स भी मौजूद थे। इलेक्टेबल्स अगर अलहदा हो चुके हैं तो उससे पार्टी को कितना फर्क पड़ा, और यह भी देखना है कि गुज़श्ता 1-1.5 साल के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत किस हद तक बढ़ी। यह भी देखना है कि 9 मई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस हद तक डैमेज किया। इस सारे मामले के बाद फिर तनासुब निकालना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पे स्टैंड कर रही है। अगर तो सोच की बात की जाए, कारकुनान के नजरिए की बात की जाए, तो कारकुनान के लिए पार्टी इमरान खान थी और इमरान खान ही PTI थी। अब इमरान खान तो पार्टी में मौजूद हैं, लेकिन एक फर्दे वाहिद सिर्फ पार्टी नहीं हो सकता। पार्टी को लीड करने के लिए आपको पूरी बॉडी चाहिए। अब वो बॉडी जो है वो रफ्ता रफ्ता आज़ा साथ से हट रहे हैं। अब उन आज़ा की जगह आपने कौन से मसनूई आज़ा लगाने हैं जो पार्टी को मुस्तकिल तौर पे चला सकें, ये एक बुनियादी सवाल है। इलेक्टेबल्स अलहदा, नजरियाती लोग बहुत से अलहदा। अब नए जो नीचे नजरियाती कारकुन हैं वो मेन स्ट्रीम में आएंगे तो कितने अरसे में जगह बना पाएंगे। उन लोगों के ऊपर कारकुनान किस हद तक इक्तफा करेंगे, क्योंकि अगर आपने किसी के ऊपर शेड रखा हुआ था, वो शेड अगर अलहदा हुआ है तो उसके नीचे बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन उन लोगों में से जब आपने किसी एक को ऊपर लेके आना है तो जो नीचे वाले हैं
वो एतराज़ तो करेंगे कि इसकी 5 साल की रियासत है, मैं 10 साल से सियासत में हूँ, ये 15 साल से है, मैं खान साहब आपसे पहले दिन के साथ हूँ। अब वहाँ पे मामलात फिर से वो नई सिमत वाले होंगे जो सबसे पहले थे। जब नए नए लोगों को टिकट दिया गया और उस वक्त बातें होना शुरू हो गई कि आप इन लोगों को टिकट्स दे रहे हैं तो इन लोगों की हैसियत क्या है, हम आपके साथ पुराने थे, आपने नए लोगों को टिकट दे दिया, इलेक्टेबल्स की सियासत होती है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहीं पे आके खड़ी होगी, ये है बॉडी के हवाले से। लेकिन अगर वोट बैंक के हवाले से देखें तो उससे वोट बैंक पे कितना असर पड़ेगा, मैं पहले भी बता चुका हूं। वोटर एक अलग शख्सियत है, वो एक अलग तबका है, नजरियाती कारकुन एक अलग तबका है, और उसके अलावा जो अवामी सियासत करने वाले हैं वो एक अलग तबका है। अब अवामी सियासत और नजरियाती कारकुन किस हद तक डिस्पर्स होंगे और दूसरी तरफ वोटर में किस हद तक फर्क पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर मंजरनामा फिर से वही है कि फर्क अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ता है ना, तो ये इलेक्टेबल्स के जाने से कुछ वोट तो टूटेंगे, लेकिन कुली तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप कहें कि 2/3 अक्सरियत नहीं हासिल कर सकती, अब तो नहीं कर सकती। पाबंदी लग जाए तो एक और मामला है, पाबंदी लगने पे रिटेलिएशन क्या उस तरीके को देखने को मिलेगी, ये एक अलग सवाल है। अगर 9 मई से पहले की बात होती तो कहा जा सकता था कि रिटेलिएशन बहुत होगी, लेकिन उस वक्त भी बातें -1 की चल रही थी, उस वक्त भी पाबंदी की बातें चल रही थी, मुख्तलिफ केसेस के हवाले से चल रही थी, बयानिए के हवाले से चल रही थी। लेकिन अब हकायक ज़रा तब्दील हो चुके हैं, मंजरनामा तब्दील हो चुका है, तो उसके बाद अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक स्टैंड करती है, और उसका स्टैंड करना खान साहब से कतई नज़र, खान साहब को कतई नज़र कर दें, वो डिपेंड करता है कारकुनान के ऊपर कि कारकुनान मुतनफ़र हो रहे हैं, कारकुनान उस बयानिए के साथ हैं कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, या कारकुनान ये समझते हैं कि यही लोग थे जो शरपसंदाना इकदाम उठा चुके थे, तो ये लोग अगर हट चुके हैं तो पार्टी ठीक हो चुकी है। ये सारे मंजरनामे को देखना है। लेकिन इसके साथ साथ जो चल रहा है, यानी इलेक्टेबल्स, यानी बाअसर सियासी शख्सियात, उनकी एक अक्सरियत का अपना वजन है। किसी एक पलड़ में अगर वो डाल दें तो तहरीक इंसाफ के इंतखाबी इम्कानात को धचका ज़रूर पहुँचेगा। ताहम जहांगीर तरीन अपनी अदालती नाअहली के बायस इस वक्त फ़ाल सियासी किरदार अदा करने से कासिर है, जिसका एतराफ़ उन्होंने हाल ही में एक निजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए भी किया। दूसरी जानिब खान साहब के बाद पार्टी की अहम तरीन शख्सियात में शाह महमूद कुरैशी अब तक हिरासत में, और हाल ही में उन्होंने ये बयान दिया था कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे। ऐसा ही एक बयान चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से भी सामने आ चुका है। ताहम चौधरी परवेज़ इलाही अब तक गिरफ्तार नहीं है, और इसी बयान में उन्होंने फौज से बेहतर ताल्लुकात कायम रखने की उम्मीद का भी इजहार किया था। मोनस इलाही साहब बाहर बैठे हुए ट्वीट्स कर रहे हैं और वो उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक भी मौजूदा सूरत हाल में मंजर आम से अक्सर गायब दिखाई देते हैं। जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज एक अहम इकदाम उठाया। इस सियासी मंजरनामे से हट के हमें कोई एक और खबर भी सुनने को मिली। उन्होंने आज 3 रुकनी कमीशन का इजलास बुलाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और नईम अफगान कमीशन का हिस्सा थे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान कमीशन के सामने पेश हुए और उन्हें गुज़श्ता रोज़ का अदालती हुक्म पढ़ के सुनाया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद के मुताबिक फरीकैन को सुनकर फैसला किया जाता है। कमीशन को हुक्मनामे की कॉपी फराम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन के हवाले से कोई हुक्म जारी किया है? थोड़ा बहुत आइन मैं भी जानता हूं, ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा। उन्होंने कहा कमीशन मामले में फरीक था, उसे नोटिस क्यों नहीं किया गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि आप क्यों कल कमरा अदालत में थे, आपको नोटिस किया गया था या वैसे ही बैठे थे? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुझे ज़बानी बताया गया था कि आप अदालत में पेश हों, समाअत के बाद मुझे नोटिस जारी किया गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि एक जज के खिलाफ इल्ज़ाम पर सीधा रेफरेंस जाए तो वो पूरी जिंदगी भुगतता रहता है। इस दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को रोस्टम पे बुलाया। उनका कहना था कि हो सकता है कि उन्हें कमीशन की कार्रवाई पे कोई एतराज़ ना हो। उनके दूसरे फरीक ने हमें दरखास्त भेजी है। उनके दूसरे फरीक ने कहा है कि वो मेडिकल चेकअप के लिए लाहौर में है। कहा कि जब लाहौर आए तो उनका बयान भी ले लें। आबिद ज़ुबैरी जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं और शुएब शाहीन जो इस्लामाबाद बार के सदर थे, उन्होंने आज आने की जहमत भी नहीं की। क्या उन्हें आकर बताना नहीं था कि कल क्या ऑर्डर हुआ है? जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अटॉर्नी जनरल को जज का हलफ पढ़ने की हिदायत की। उन्होंने हलफ पढ़ा तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि हलफ में लिखा है फ़राइज़ आईन व कानून के तहत अदा करूंगा। ये इंक्वायरी कमीशन एक कानून के तहत बना है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत ये कमीशन बनाया गया। हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी का नहीं।
शुएब शाहीन रोजाना टीवी पर बैठ के वकला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं। शुएब शाहीन से एक टीवी प्रोग्राम में प्लांटेड सवाल किए गए, हमें कानून सिखाने आ गए हैं। रूल्स के मुताबिक वकील अपने मुकदमे से मुतालिक मीडिया पे बात नहीं कर सकता, कोई बात नहीं है, सिखाएं, हम तो रोजाना कानून सीखते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमें जिंदगी में बाज ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। हमें पिटिशनर बता रहे हैं कि हुक्म इम्तना है, आप सुन नहीं सकते। वकला कोड ऑफ कंडक्ट को खिड़की से उठा के बाहर फेंक दिया गया। हम बाज काम खुशी से अदा नहीं करते, लेकिन हलफ के तहत उन टास्क को अदा करने के पाबंद होते हैं। हमें इस इजाफी काम का कुछ नहीं मिलता, हमें क्या पड़ी थी सब करने की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सानेहा कोयटा का जिक्र करते हुए मैं जज्बाती हो चुका हूं। उनका कहना था कि हमें इस तरह की दर्दनाक तहकीकात करना पड़ती हैं, हमें टॉक शोज में कहा जाएगा कि हम आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हलफ के तहत इस कमीशन की इजाजत नहीं होती तो माजरत करके चला गया होता। टीवी पर हमें कानून सिखाने बैठ जाते हैं, यहां आकर बताते नहीं कि स्टे हो चुका है। एक तरफ प्राइवेसी की बात करते हैं और दूसरी तरफ खुद अपनी ऑडियोज पर टॉक शो में बैठे हुए हैं। हम जजेस टॉक शो में तो जवाब नहीं दे सकते। बतौर वकील हम भी इसलिए ऑर्डर्स लेते हैं कि अगले रोज जाके मुतल्लिका अदालत को आगाह करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि ये ट्विटर क्या है, पता तो चले कि कौन ऑडियो जारी कर रहा है, असली है भी या नहीं। हो सकता है कि जिन लोगों की ऑडियोज हैं उन्होंने खुद जारी की हो सकता है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने अपनी ऑडियो जारी की हो। तहकीकात होंगी तो ये सब पता चल सकेगा। जज को पैसे देने की बात हो रही है मगर तहकीकात पे स्टे आ जाता है। जजेस के बारे में ऑडियोज आई, तहकीकात तो होनी चाहिए। प्राइवेसी की आड़ में क्या किसी इल्ज़ाम की तहकीकात नहीं होनी चाहिए? मुझे कोई मर्जी के फैसले के लिए रकम ऑफर करे तो क्या ये गुफ्तगू भी प्राइवेसी में आएगी? क्या रास्ते पर कोई हादसा हो जाए तो उसकी वीडियो जारी करना प्राइवेसी के खिलाफ होगा? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ट्विटर एक सॉफ्टवेयर है, हैकर का मुझे मालूम नहीं है, शायद मीडिया वालों में से कोई जानता हो। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हैरान हूं कि आपने कल इन निकात को रद्द नहीं किया। शुएब शाहीन ने मीडिया पर तकरीरें कर दी, यहां आने की जहमत ना की। प्राइवेसी हमेशा घर की होती है, किसी के घर में झांका नहीं जा सकता। बाहर सड़कों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्या ये भी प्राइवेसी के खिलाफ है? आपने कल अदालत को बताया क्यों नहीं कि उनके एतराजात वाले निकात की हम पहले ही वजाहत कर चुके हैं, अभी वो स्टेज ही नहीं आई थी, ना वो हम कुछ कर रहे थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि कमीशन को समाअत से कबल नोटिस ही किया गया था तो काम से कैसे रोक दिया? इंक्वायरी कमीशन से बगैर सुने 5 रुकनी बेंच ने ऑर्डर दे दिया। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मातहत अदलिया और एग्जेक्टिव पर लागू होता है मगर सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। 5 रुकनी बेंच के ऑर्डर में फेडरलिज्म की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स की निगरानी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स के कई फैसले कलअदम करार दिए। बज़ाहिर फेडरलिज्म को तबाह किया गया। उनका फिर कहना था कि हम कमीशन की मजीद कार्रवाई नहीं कर रहे, हम आज की कार्रवाई का हुक्मनामा जारी करेंगे। और तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने 26 मई का सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा पढ़ के सुनाया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा 2 दरखास्तों में बाकायदा फरीक है। सुप्रीम कोर्ट के 26 मई के हुक्मनामे की रोशनी में इंक्वायरी कमीशन कार्रवाई मुलतवी करता है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तहरीरी हुक्म और कार्रवाई पे भी हुक्म इम्तना जारी किया और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के कयाम का 19 मई का हुकूमती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया कि कमीशन में जजेस की नामजदगी से मुतल्लिक चीफ जस्टिस की मुशावरत लाजमी अमल है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया कि वफाकियत के उसूल के तहत 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए भी चीफ जस्टिस से मशवरा जरूरी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जजेस को नामजद करने से जजेस पर शुबहात पैदा हुए। अब ये वो मंजरनामा है जिसमें एक तरफ देखा जाए तो वफाकी हुकूमत ये मौक़िफ़ रखती है कि हमें पहली शिकस्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, 5 रुकनी बेंच जो ऑर्डर दे चुका है और इंक्वायरी कमीशन को काम करने से रोक चुका है, वो ये समझते हैं कि ये उनकी पहली शिकस्त है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये उनकी शिकस्त नहीं है, उन्हें राह फरार इख्तियार करने का एक और मौका दिया गया। अगर 5 रुकनी बेंच फिर से आज खुद नोटिस ले लेता, जिसकी अभी तक बात करते हैं चीफ जस्टिस कि आज खुद नोटिस का इख्तियार उन्हीं के पास है, वो आज खुद नोटिस लेते, इसके ऊपर बातचीत चलती। आपने टीओआरस के मुताबिक कुछ लोगों के नाम रखे हुए हैं कि ये लोग हैं जिनकी ऑडियोज के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, और वो कैनवस को वसी कर देते और कैनवस को वसी करने के बाद हर उस ऑडियो और वीडियो लीक का मुहासबा किया जाता कि जो मंजर आम पे आई और जिसके बाद बहुत से जुब्बे जो हैं वो दागदार हुए, और फिर सवाल किया जाता कि ये किन की तरफ से ऑडियो रिकॉर्ड की जाती है या टैप किया जाता है, तो फिर वो मंजरनामा आपके लिए मुश्किल में पड़ता। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत के लिए अच्छा मौका था और हुकूमत के पास राह फरार इख्तियार करने के बहुत से मौके अब पैदा हो चुके हैं, तो अब उन्हें चाहिए कि मईशत के ऊपर ध्यान दें। बसूरत दीगर ये मंजरनामा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पलट सकता है तो उनके लिए भी पलटने में
कोई वक्त नहीं आएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।